पड़ी एक दरवाजा बंद है भाई, देख के आसिम फोटो ही करेंगे। आसिम एक दरवाजा बंद है। उनको बैकग्राउंड चाहिए ना। हाँ हाँ जी। बस आसिम आ जाएगा। लाइट चालू करो। नमस्ते। राजा है क्या प्लीज Take your left. मैम यू आर राइट रीता जी यहाँ पर देखा ही नहीं। माय कैमरा मैम यार लुक रोहित सर का देखिए मैम यहाँ सेंटर मैम एक्सक्यूज मी दिस कॉर्नर प्लीज Nice to see all of you alive, healthy after everything. आ जाओ जी में आ जाओ। यस सर प्लीज आपका इंटरव्यू आप प्लीज साइड टुगेदर हाँ नहीं चलेगा। बाद में लुक द सेंटर फॉर सेंटर सेंटर सर सेंटर बोथ ऑफ यू यहाँ लेफ्ट में नीचा जी नीचे से उधर से स्टार्ट की ये टेबल को ऐसे घुमाओ इधर उस तरफ। मैं परफेक्ट है यहाँ क्या लिखा है? अच्छा ऐसे घुमाओ। कैंडी आप चलिए हो गया। दादा थोड़ा पीछे रहा। नहीं यार एक काम करो इसको हटाओ। भाई यहाँ पर देखिए। एक मिनट बस। नाइस नो कैंडी सर इस तरफ सॉरी सर रीचा मैम रीचा स्टैंड। रीचा जी लेफ्ट। सॉरी सर लेफ्ट। सर सेंटर सर यार लोग यार सर सर मैं रुक जा कौन बोल रहा है? सुजीत भाई अच्छा। या सर आपका सिंगल टेबल में ना 2 मिनट था हाँ 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 टेबल गाड़ी पे सर सेंटर सर मैम लुक क्या एक ऋचा जी का सोलो पर या तो क्या वो स्विंग करो वेरी लो इधर लो क्या डन डन थैंक यू सर Yes, who has questions? गुड टू सी यू Good to see you. आपको जिंदा देखकर तंदुरुस्त देखकर जी बिल्कुल। यू नो द ट्रेलर इज अमेजिंग Thank you. और जब आप दोनों की मैं जब बात करता हूँ बहुत चुनिंदा फिल्में करते हैं बहुत चूजी हैं फिल्मों को लेकर मुझे दोनों के बारे में ऐसा लगता है क्या खास ऐसा लगा अरे शांत हो जाए यार रिचा यू सेड यस टू द प्रोजेक्ट But actually, I really like the script. मुझे लगा स्क्रिप्ट में बहुत सारे लेयर्स हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबकी जैसे इंडियंस हो के कलेक्टिव मेमोरी में कुछ चीज़ें होती हैं। कोई कहानी सुनाता है, दादी माँ बताती हैं कि जंगल में रात को किसी को लिफ्ट मत देना, अगर एक औरत खड़ी होगी सफ़ेद साड़ी में तो पीछे मुड़ के मत देखना। उस तरह की जो बातें हैं वो हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक सुनी है। सुना मुकेश मिल्स में भूत है, फिल्म सिटी में रात को अकेले, ये सब आपने सुना होगा। तो ऐसा ही कुछ हिल स्टेशंस में होता है
वहाँ जो एक हमारे राइटर हैं अग्रिम जोशी, वो उत्तराखंड बेल्ट से ही हैं। तो उन्होंने ये सुना था बचपन में कि मसाण करके एक क्रीचर होता है जो जंगल में रहता है, और उसके अराउंड ये कहानी थोड़ी थोड़ी आधारित है कि एक छोटा सा स्लीपी सा हिल स्टेशन है, वहाँ एक फ़ीमेल डीएसपी 2 साल पहले उसकी पोस्टिंग हुई है। वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है बहुत फेमस, जैसे सब समझ लीजिए जैसे देहरादून में डून स्कूल है, शहर की पहचान उस स्कूल से हो जाती है, उस तरह से एक स्कूल है। और वहाँ नए टीचर आए हैं जो कि ये प्ले कर रहे हैं मास्टर जी, और स्कूल में अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं, और कुछ एक स्टूडेंट लापता हो जाती है और एक का मर्डर हो जाता है। अब जो डीएसपी है वो बाहर से आई, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि ये मर्डर किसने किया, पर उसके पास ना अपने कांस्टेबल्स का सपोर्ट है ना ही शहर वालों का, जिनको लगता है कि ये उसी क्रीचर, उसी भूत, उसी हैवान का काम है। अब शो का ट्विस्ट ये है कि हम जानना चाहते हैं कि मर्डर किसने किए, और लगातार होती जाती हैं घटनाएं अजीब सी, थोड़ी सी भयावह। कोई कहता है कि मैंने देखा राक्षस, उसकी आंखें लाल थी, तो सब लोग हंसने लगते हैं, और कुछ लोगों को इसमें विश्वास होता है, जैसा कि होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। द क्रक्स ऑफ द शो इज़ दैट ओनली कि ये किसी भूत का काम है या किसी इंसान का काम है जो कि बहुत मास्टरमाइंड है, और उसमें एक ड्रग रैकेट का एक जो पृष्ठभूमि है वो वैसी है कि बच्चों को जो टॉफ़ीज़ दी जाती हैं उसमें कुछ मिलावट करके मिल रही है, जिसमें इनका बहुत कंसर्न है, क्योंकि वो जी जो वही पढ़ाते हैं। सर सर हाँ, आप क्या कहना हैं? किस बारे में? जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आप प्रोजेक्ट चुनते हैं, बड़े चुनिंदा प्रोजेक्ट। जी, अच्छा हाँ। व्हाट स्पेशल अबाउट कैंडी? सॉरी, मैं इनकी बातों पे ध्यान दे रहा था, आपका प्रश्न भूल गया। सो एक कि जब OTT आरंभ हुआ इंडिया में, तो इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन ये आ चुके थे यहाँ, और जब मैं उनके शोज़ देखता था तो उनके शोज़ और हमारे शोज़ में एक छोटा सा एक फ़र्क मैंने पाया कि हमारे शोज़ में एक हीरो, हीरोइन और एक विलन ऐसे, और बाकी खूब सारे हेंचमैन होते थे। फिर हमने प्रोग्रेस किया, वी स्टार्टेड सीइंग, मैंने एक शो किया था हॉस्टेजेस, जो एंसेम्बल शो था, दिल्ली क्राइम, मिर्ज़ापुर, ऐसे शोज़ आने लगे। फिर भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ कोई एक चीज़ मिसिंग है। तो जब मैंने कैंडी की स्क्रिप्ट पढ़ी तो तब वो अंदर से एक आवाज़ आती ना, हाँ दैट्स द वन। कैंडी एक ऐसा शो है जहाँ कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई विलन नहीं है, जितने कैरेक्टर हैं, इट्स एन एंसेम्बल शो। आई एम प्राउड टू बी हेडलाइनिंग दिस शो विद रीचा भट्ट। ऑल द कैरेक्टर्स, जितने किरदार हैं, जितने पात्र हैं इस शो में, सबके अंदर एक हीरो भी है, एक विलन भी है, जैसा कि हम सब में है। देयर इज़ अ गुड साइड, देयर इज़ अ बैड साइड, देयर इज़ अ इनर स्ट्रगल कि हम वो गुड साइड को लेकर अपने ही बैड साइड से लड़ते रहते हैं, और उस पर कंट्रोल पाने की, उस पर काबू पाने की, कभी कभी वो बैड साइड गुड साइड पर हावी हो जाता है। तो हर पात्र जो हमारी कहानी का है वो इसी तरह का है। उसकी लाइफ में भी डीमंस हैं, वो अपनी एक इनर स्ट्रगल के साथ जी रहा है, और बाहर की जो स्ट्रगल है, बाहर के रुद्रकुंड की जो स्ट्रगल है, ही इज स्ट्रगलिंग, एवरी कैरेक्टर इज स्ट्रगलिंग, हिम और हर इज स्ट्रगलिंग विद द डीमन ऑफ रुद्रकुंड, which is currently also has many shades. There's drugs, there's death, there's हैवान, मसान, कि है भी कि नहीं, कि क्या है, कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे सवाल हर पात्र में भी हैं और कहानी में भी हैं और उस जगह में भी हैं। तो इतनी वोवन, बहुत ही इंट्रिकेटली वोवन स्टोरी है। That is primarily what excited me to the script, what attracted me to the script, sorry. बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है ये, सो आप दोनों को क्या कुछ सीखने को मिला इससे?
क्या कुछ अलग सीखने को मिला? सीखने को क्या मिला? मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। किस किस डिपार्टमेंट में? What is the most challenging part while working on this project? चैलेंजिंग पार्ट तो यही था कि बहुत सर्दी थी और बिना ठिठुरे अपनी लाइंस बोलना बहुत चैलेंजिंग होता है। इन्होंने बहुत थिक बर्फ़ में शूट किया, जो आपने ट्रेलर में शॉट देखा होगा। हम सब की शूटिंग के दौरान कभी होठ नीले हो जाते थे, कभी नाखून नीले हो जाते थे, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ द शूट वर वेरी चैलेंजिंग। हम बहुत सुंदर बेल्ट में शूट कर रहे थे, पर इसका मतलब ये भी था कभी कभी हमारे सेट पे तेंदुए आते थे जैसे कि फिल्म सिटी में आते हैं। और बेसिकली बहुत ठंड, बहुत कोहरा, फिज़िकल चैलेंजेस तो ये थे। और वाइल वर्किंग जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि बहुत सारे लेयर्स हैं स्क्रिप्ट में। आप ऊपरी तरफ पे इसको देखेंगे तो लगेगा कि मर्डर मिस्ट्री है, ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि क्या ये फादर फिगर्स को एक्सप्लोर कर रही है स्टोरी, या ये पेरेंटिंग को एक्सप्लोर कर रही है। उस तरह की चीज़ें जिनसे हम सबका वास्ता पड़ता है लाइफ में, इन आवर फैमिलीज़, इन आवर होम्स। कहीं ऐसी दुविधा कि जैसे मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो वो डीएसपी है, वो फीमेल है। ज़रूरी नहीं है उसके थाने का हर आदमी जो कांस्टेबल हो या उससे बिलो रैंक में हो वो उसकी बात माने आराम से, तो उसको कभी कभी चिल्लाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके गांव वाले उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उनको लगता है भूत का काम है, मर्डर कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी ये लड़की। और उसमें ये है कि मुझे लोकल नेता से भी बना के रखनी है, वरना मेरी दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर मुझे अपना काम भी करना है। तो एवरी कैरेक्टर इज़ डीलिंग विद मैनी थिंग्स। तो वो एक इमोशनली चैलेंजिंग बस ये था कि जब भी हम एक शॉट दें, वो 1 मिनट का शॉट होता है, पर पूरी स्क्रिप्ट के लिए वो बहुत डिफाइनिंग मिनट हो सकता है। तो वो सब याद करके करना, क्योंकि आपको पता है सीरीज़ में हम सीक्वेंशली शूट नहीं करते। एपिसोड 1 करते हैं, फिर एपिसोड 8 का कुछ कर लेते हैं, फिर एपिसोड 6। तो हमें पूरा ग्राफ याद करना पड़ता है, अपना ही नहीं, इनका भी, दूसरे को एक्टर का। तो दैट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। सर आपका? तो मेरा जो संघर्ष है दैट स्टार्टेड फ्रॉम डे वन, आई थिंक, बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द स्क्रिप्ट एंड इन माई कैरेक्टर। तो मैंने जब अपना पात्र पढ़ा तो मैंने जो लेखक हैं हमारे शो के, मैंने उनसे कहा कि वो कहीं ना कहीं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर ली मैंने लगा थोड़ा और इसको डार्क हमें बनाना चाहिए। कुछ जो ट्रेट्स थे कैरेक्टर के, वो ऐसे ट्रेट्स थे जो मैं पहले कर चुका हूँ और वो फिट नहीं हो रहे थे मेरे अनुसार। कुछ ऐसे ट्रेट्स थे जो थे नहीं उस समय कैरेक्टर में। तो हमें लगे कुछ 15-20 दिन लगे, हम लोग बैठे रोज़ सोचा कि क्या कहाँ ले जाया जाए इस कैरेक्टर को। और फिर हमने कुछ निकाला कैरेक्टर में से और कुछ डाला, तो बहुत ही कैरेक्टर जा कर के बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि हर कैरेक्टर की इस शो में हर कैरेक्टर की एक अंदरूनी स्ट्रगल है, पर ख़ास करके जयंत पारेख जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, उसकी बेटी ड्रग्स ओवरडोज के कारण अपनी जान ले लेती है। उसकी पत्नी इसको सहन ही नहीं कर पाई है। दोनों, जयंत और उसकी पत्नी, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमा बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। पीटीएसडी जो है वो बहुत ही एक मेंटल इलनेस, पीटीएसडी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू। और मैं बड़ा खुशमिजाज बंदा हूँ, तो मेरे लिए पहले पीटीएसडी को समझना और उसको इस तरह से प्ले करना कि ऑडियंस भी समझे। तो जैसे कि मैंने कहा था, जयंत पारेख अपने पर्सनल लेवल पे, अपने फैमिली लेवल पे तो वो डील कर ही रहा था। अब अपनी पत्नी को लेकर वो जाते हैं पहाड़ों में, सोचकर कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, जिस समय से हम गुज़र रहे हैं और जो मानसिक स्थिति है हमारी, उससे राहत मिलेगी। तो वो जा कर के वहाँ एग्रीवेट हो जाता है।
जो घाव भरने चाहिए थे वो ताज़ा हो जाते हैं और उसके ऊपर नए घाव लग जाते हैं बारी बारी एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। तो फिर जैसे कि मैंने बताया आप सबको कि हर कैरेक्टर, वो चाहे डीसीपी रत्ना संखावर हो, जो वो जब पुलिस वुमन वर्दी में महिला, इनके अपने चैलेंजेस हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरह से ये मास्टर जी से बात करती हैं तो वो एक अलग मास्टर जी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्यों इस तरह से मुझे बात कर रही हैं। तो जो कैरेक्टर के साथ बाकी भी जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो डायनामिक्स हैं, तो एक नॉर्मल मीट्स नॉर्मल के डायनामिक्स अलग होते हैं, एंड कॉम्प्लिकेशंस मीट मोर कॉम्प्लिकेशंस, उसके डायनामिक्स बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं। नाउ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सब कुछ खुल रहा है, हम नॉर्मल आउट ऑफ द बॉक्स, हमारा शो ही आउट ऑफ द बॉक्स। यस, नो डाउट अबाउट इट सर, इवन द ट्रेलर इज सो इंप्रेसिव। थैंक यू। हम अब नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे हैं और आप दोनों एक दिग्गज आर्टिस्ट हैं। आपको नहीं लगता कि अब महाराष्ट्र में भी कहीं सिनेमा खुलना चाहिए, उसका प्रोसेस चालू होना चाहिए, जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे सिनेमा खुल रहा है और सिनेमा में देखने का अलग ही मजा होता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये महामारी से सभी लोग पीड़ित हुए हैं, कोई ज़्यादा हद तक, कोई कम, बट समवेयर वी हैव टू टेक इट इन अ स्ट्राइड, वी हैव टू कम बैक टू इफ़ नॉट नॉर्मल, नियर नॉर्मल भी नहीं तो कहीं ना कहीं इसे साथ में ले करके किस तरह से, हर पेंडेमिक में ऐसा होता है। तो जब से पेनिसिलिन बना तब से पेंडेमिक आ ही रहे हैं, एंड पीपल हैव लर्न टू लिव विद इट, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी ऐसा करेंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, थिएटर्स खुलने चाहिए, लेकिन थिएटर्स महाराष्ट्र में नहीं खुल रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम सब जानते हैं दैट महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट अफ्लिक्टेड स्टेट। कोरोना की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस एंड द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग हैज़ हैपेंड इन महाराष्ट्र। हो सकता है इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन कुछ स्टेप्स ले रहा है, हो सकता है वो इस समय जिस हम बात कर रहे हैं और वो सोच भी रहे हैं खोलने का। सो दिस इज़ समथिंग दैट द पीपल इन द गुड ऑफिसेस, यू नो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, पॉलिटिकल ऑफिसेस, द मेडिकल ऑफिसेस, मुझे लगता है ये जॉइंट डिसीजन उनका होगा। और अगर उन्होंने सोचा है कि हिंदुस्तान के अन्य शहरों में जब खुल गए हैं हम ना खोलें, तो उसकी वजह कोई होगी, ठोस वजह होगी, जिसकी जानकारी हमें एज कॉमन सिटीजन्स नहीं है। बट आई थिंक बाय एंड बाय वील गेट देयर। क्या हाँ, इम्पोर्टेंट देखिए, हम इकोनॉमिकली जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियली हम बात करते हैं, तो बहुत अहम मायने रखता है महाराष्ट्र के थिएटर खुलना। जी हालांकि और भी टेरिटरी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी है महाराष्ट्र की कलेक्शन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं मानती हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि जब सेकेंड वेव की पीक थी तो आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे थे ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, उनमें से शायद ही कुछ मुंबई, महाराष्ट्र से आए हों। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ वेदर यू लव इट और हेट इट और स्टे पॉलिटिकल, थर्ड वेव की तैयारी में उन्होंने पहले से बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स में मैनी थाउजेंड बेड फैसिलिटीज़ तैयार करके रखी ऐसे समय में। बट जब बाकी समय में, जहाँ बाकी स्टेट्स में जब नंबर्स को जुटलाया जा रहा था, जिस पे अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इवन टुडे एज वी स्पीक, केरला जहाँ बहुत अच्छा रहा था सेकेंड वेव का कंट्रोल, वहाँ केसेस फिर से बढ़ गए हैं। यूपी में जैसा कि आप जानते हैं सस्पेक्टेड डेल्टा वेरिएंट से बहुत सारे बच्चों की मौत हो रही है, पर वो हमारे बड़े न्यूज़पेपर्स में शायद नहीं आती क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं, पर बच्चे तो हिंदुस्तान के ही हैं। यूपी से महाराष्ट्र आने के लिए आपको वीज़ा नहीं लगता, अलग पासपोर्ट नहीं लगता, तो जाहिर सी बात है जब लोग इसी देश में ट्रैवल करेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। इसलिए ये सोच के अगर उन्होंने क्लोज स्पेसेस में कुछ बंद करके रखा है तो मैं समझ सकती हूँ उनकी वजह, उनकी मजबूरी। उनको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, दे मस्ट बी ब्लीडिंग फाइनेंशियली। फिल्में चलती हैं तो पूरा एक इकोसिस्टम, एक पूरी इकोनॉमी चलती है, पर क्रिएटिवली सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अहमदाबाद में एक ड्राइव इन थिएटर है, दिल्ली में एक ओपन एयर थिएटर हुआ करता था फलकनुमा,
वहाँ बहुत खूबसूरत फिल्में चलती थी, बहुत बड़ा सा एम्फी थिएटर था। इस तरह की अगर कुछ पहल हो सके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोविड इज़ हियर टू स्टे, तो इस हमें क्रिएटिवली वील हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि इकोनॉमिकली भी हम पे इम्पैक्ट ना हो, पर हमारे लोग भी नहीं मरे, क्योंकि दोस्त जान है तो जहान है, मुर्दा लोग फिल्में नहीं देखते ना। Last question, please. हम थ्रू Thank you. अरे नो यार, एक क्वेश्चन तो पूछो यार, ये गलत बात है यार। Overall experience with each other. माइंड ब्लोइंग। इसने किससे क्या सीखा? मैंने इनसे सीखी इंटेंसिटी, ये काफ़ी अरे यार, रहते तो हैं आप सेट पे तो an actor of your caliber saying things like that. इट्स नाइस। मैं तो Thank हद you, से man. खेलते Thank कर you, लेती thank हूँ, you. मतलब बहुत आई लर्न अ लॉट, सो गुड एक्सपीरियंस। पर बाकी आप लोग भी Thank ध्यान you. रखिए, बहुत भीड़ वाली जगहों में जाते हैं हाँ, प्लीज़, बहुत अजीब समय चल रहा है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, yeah, even after vaccination, really please. take care of yourself. Okay, done? मैं हाँ, आऊँ? हाँ दोनों की आइए ना। आइए रीचा जी। सोलो? Thank you guys, thank you.